students, this is part 1 of second chapter Principles of Management। हम इस चैप्टर में बेसिकली हमारे दो टाइप के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इसमें, एक तो हेनरी फ्योल के अप्रोच के अकॉर्डिंग और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर के अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग करेंगे। बेसिकली हमारे चैप्टर में यही है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है, एक मैनेजमेंट को किस हिसाब से ये फायदा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा है, देखिए आप स्क्रीन पे, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल्स क्या चीज होते हैं? प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रूथ बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है जिसको अप्लाई किया जाता है। एक तरह से गाइडलाइन होती है, डायरेक्शन होती है, हमें बताया जाता है कि आप ऐसे काम करोगे। तो ये प्रिंसिपल का मीनिंग है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट पे हम आते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज ए जनरल गाइडलाइन एंड यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये जनरल गाइडलाइन किसके लिए होता है? दोनों मैनेजर के लिए होता है। मैनेजर को ये गाइड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नॉट ए रेडीमेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं देता इसको कि आप इसको अप्लाई करें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रॉब्लम का। नहीं, आपको सिचुएशन को देख के उसको अप्लाई करना पड़ता है। सो इट इज ए जनरल गाइडलाइन, नॉट ए रेडीमेड सॉल्यूशन एंड यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम वेरियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके वो डिसीजन लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे इस चैप्टर के अंदर टू टाइप्स के प्रिंसिपल कवर है, फ्यूल्स के प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स। मैं जनरली इसमें मेन बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन से फ्यूल के हैं, कौन से एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं। फ्यूल था, उसकी जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सारे मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सारे, और जो फ्यूल के जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो सारे वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उन्होंने वर्कर पे फोकस किया कि उसे कैसे काम कराना चाहिए उस, और फ्यूल ने मैनेजमेंट के इफिशिएंसी पे ध्यान दिया कि कैसे काम करवाएं। तो इस तरह की दोनों के अप्रोचेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने कुछ इसमें मेन हेडिंग डाली है फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट इसमें देखिए, कंसर्न विद मैनेजमेंट इफिशिएंसी। इसमें मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को फोकस किया गया है कि मैनेजमेंट कितनी इफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। सेकंड, इसके 14 प्रिंसिपल्स है जो हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। मैं ये नहीं कहता सारी ये 14 प्रिंसिपल हमारे को एक सीक्वेंस में याद करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है केस स्टडी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, वो प्रिंसिपल बताइए। तो स्टूडेंट क्या होता है, उसको इतना सारा पढ़ा होता है कि वो अपनी तरफ से कुछ प्रिंसिपल बना के आ जाता है। तो ऐसा ना करें। ये 14 प्रिंसिपल है, हमने इसके लिए एक स्टोरी बनाई है, छोटा सा एफर्ट है। 14 प्रिंसिपल्स है इसके जनरल प्रिंसिपल्स। जो फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है उसको हम जनरल प्रिंसिपल कहते हैं। ये जनरल बेस पे अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सब जगह अप्लाई होते हैं मोस्टली। तो इसको प्रिंसिपल्स को 14 प्रिंसिपल्स को हमें याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, डेड U2 हमने इसलिए लिखा है कि U 2 बार आएगा। SRC सो इजी का स्पेलिंग हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमारा ये 14 प्रिंसिपल तैयार हो जाए। ESIE आपको इसको याद करना है, डेड U2 SRC सो इजी। देखिए इसमें डेड 3 यहां से बन जाएंगे, 2 U2 5 और SRC 3 8 और SO 2 12 और 8 2 10 और ESIE 14। तो इस हिसाब से इसकी 14 प्रिंसिपल हम कवर करेंगे। आप इस चीज को लर्न कर लीजिए अच्छे से ताकि हमारी को ये स्टोरी याद रह जाए। अब हम 40 प्रिंसिपल के डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीन का, ताकि आपको ये याद हो जाए इसकी पूरी डिटेल्स। देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू हमने बोला था 2 बार आएगा, तो यू फॉर यूनिटी, यूनिटी किसका, कमांड का एंड डायरेक्शन का। SRC आपको याद नहीं हो SRC, तो आप ऐसे याद कर दीजिए, श्री राम कॉमर्स कॉलेज, जो एक कॉमर्स साइड में फेमस कॉलेज है, हर स्टूडेंट का सपना होता है। तो SRC सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे जाके। नेक्स्ट है R फॉर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन में उसको जो पैसा दिया जाता है किसी काम के बदले में, जिसको सैलरी भी बोलते हैं, वेजेस भी बोलते हैं। तो रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, S फॉर स्केलर चेन, O फॉर ऑर्डर, E फॉर इक्विटी, S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मीन्स उसका टाइम पीरियड, E फॉर इनिशिएटिव, E फॉर स्प्लिट द क्रॉप्स। तो इस हिसाब से ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। हमें ये सीक्वेंस में याद नहीं करना है, लेकिन हमें याद ये करना है कि ये 14 प्रिंसिपल ये ही है। हम ध्यान रखें कि कोई अपनी तरफ से प्रिंसिपल ना बना के आ जाए, क्योंकि जनरली इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, जब केस स्टडी बहुत सारी हो जाती है तो हमारे को सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो हम कोई भी इसमें लिख सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए कि इस टाइप के हमारे प्रिंसिपल है, तो क्या उससे कोई मिलता जुलता लिंक आ रहा है, लिंक आ रहा है तो हम उसको लिख देंगे। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। पहले तो ये देखिए, इसके अंदर स्पेशल लिखा हुआ है डिवीजन। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना। डिवीजन मीन्स होता है डिवाइड करना, वर्क में टास्क, कोई भी टास्क है उसको डिवाइड किया जाता है। मतलब ये कहता है कि किसी सिंगल पर्सन को काम मत दो, किसी भी सिंगल पर्सन को सारा काम मत दीजिए। उससे क्या होता है, वो बोर हो जाता है या उसकी इफिशिएंसी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। ये कहता है जैसे हमारे पास कोई वर्क है, तो पहले इसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड किस में करेंगे हम इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सेगमेंट लिख दो या स्मॉल पार्ट लिख दो। स्मॉल सेगमेंट में हमने डिवाइड किया, और फिर जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो कैपेबल बंदा है, उसको क्या करो, असाइन करो। असाइन टू कैपेबल या एक्सपीरियंस पर्सन। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइड द टास्क। जो भी टास्क है वो किसी सिंगल पर्सन को ना देखिए, आप उसको पहले डिवाइड कीजिए छोटे छोटे पार्ट में, उसका सेगमेंट बनाइए एंड देन असाइन टू कैपेबल या एक्सपीरियंस पर्सन। अब इसका फायदा क्या होगा, जब हम कैपेबल एक्सपीरियंस पर्सन से को वर्क साइन करेंगे, तो एक तो वो उससे खुश रहेगा, तो उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, अच्छा काम करेगा, वो उसको बोर नहीं लगेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसको। दूसरा, उसको वो स्पेशलिस्ट बनेगा, स्पेशलिस्ट बनेगा उस चीज का। वर्क का वो डुप्लीकेसी नहीं होगा वर्क में। क्योंकि हर बंदे को काम दिया जा चुका है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, डुप्लीकेसी वहां पे नहीं होगी। डेलीगेशन भी हो जाएगा फुल, कोई ये नहीं कहे कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा, तो डेलीगेशन। तो ये चीज के फायदे हैं इसमें डिवीजन ऑफ वर्क के। इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो बंदा जब उसको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क साइन किया जाएगा, तो उस पर काम करेगा, मन लगाए काम करेगा, तो वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा एक दिन उसका। और जब वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग साइन कर दिया जाता है, तो अब डुप्लीकेसी के चांस भी नहीं रहेंगे, कोई काम 2 बार नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा अपना अपना काम करेगा। डेलीगेशन होगा वहां पे, क्योंकि हम काम उसको आगे
हैंड ओवर कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, तो कोई बंदा ये भी नहीं कहेगा कि मुझे काम नहीं मिला। तो इस हिसाब से इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो ये आपके वजह से इफिशिएंसी इंक्रीज, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाना। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब ये आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये भी कई बार केस स्टडी में अगर पूछ लिया जाए कि डिपार्टमेंट की बात हो रही है, केस स्टडी में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो आप डिवीजन ओवर लिख दीजिए। तो ये सारी बातें इसमें मेन भी चीज आप फोकस कर लीजिए। ड्यूटी को साइन करना, डेलीगेट करना, डुप्लीकेसी नहीं होती, स्पेशलाइजेशन, इफिशिएंसी इंक्रीज होता है एम्प्लॉय का बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कंप्लीट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होता है, पहले हम इसके बारे में देखेंगे। अथॉरिटी मीन्स होते हैं पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है ओब्लिगेशन। किस चीज का ओब्लिगेशन? काम को कंप्लीट करने का। ओब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब या कंप्लीट द टास्क, जो भी है। तो अथॉरिटी मीन्स होती है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होती है किसी काम को करने की ओब्लिगेशन। देखो दोनों चीज जरूरी होती है, दोनों साथ में रहती है। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि आपको ये काम करना है, तो हमें उसके लिए पावर देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोलता है ये? देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि दोनों चीज जरूरी है, लेकिन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो फिर वो आउटपुट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर हमने अथॉरिटी ज्यादा दे दी, पावर ज्यादा दे दी, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। वो जो हम चाहेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, जबकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो अथॉरिटी उसको चाहिए होती है वो हमने उसको इतनी प्रोवाइड नहीं की है, तो वो हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इस हिसाब से दोनों के अंदर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन एक्सेस, कोई भी एक्सेस नहीं होगी। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर अथॉरिटी एक्सेस है तो इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, एंड इफ एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन पर्टिकुलर टाइम। तो वो पर्टिकुलर टाइम में उसको जॉब को साइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर ही नहीं है। तो इस हिसाब से ये हमारा है। तो इसमें हमारा जो कीवर्ड्स है वो ये निकल के आता है। अथॉरिटी को जो अलोकेट करो आप, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी डिसाइड करें जितने हमने उसको अथॉरिटी दी हुई है। तो इन दोनों कप्स में लिंक ध्यान रखना है बस, और इस प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, रूल लागू करना, ये सारी चीजें हमारी डिसिप्लिन के अंदर आती है। तो इसमें आप लिख लीजिए रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें होती है हमारी डिसिप्लिन के अंदर कवर होती है। अब जो डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो किसको होती है? देखो दो लेवल होते हैं हमारे, एक तो होता है सुपीरियर लेवल, एक होता है सबऑर्डिनेट लेवल। सुपीरियर मीन्स जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं, सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर में काम करते हैं, सबऑर्डिनेट। तो किस लेवल पे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है? तो मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल बोलता है कि दोनों ही लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं होता कि सिर्फ सबऑर्डिनेट लेवल को ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सुपीरियर को भी मेंटेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल discipline is required at superior as well as subordinate level.
तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर रूल्स बनाने चाहिए, रेगुलेशन तैयार करना चाहिए, सभी को उसको सर्कुलेट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वहाँ पे। और एक इसमें कीवर्ड्स निकल के आता है फेयर एग्रीमेंट्स। जैसे मान लो किसी मिस्टर ए है, उसको किसी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया गया, तो उसके साथ जैसे भी उसको अपॉइंट किया गया, तो उसके एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो भी उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या सैलरी मिलेगी, कब आना है, वो सारे कुछ फेयर हो जाना चाहिए, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इसमें फेयर एग्रीमेंट, या आप इसमें लिख सकते हो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, ये भी इसमें कवर होता है। किन के बीच में, दोनों के बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। और ऊपर हमने लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो वहां पे क्या प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज, क्योंकि जब तक हम पेनल्टी का प्रोविजन नहीं करेंगे रूल को फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा डिसिप्लिन के अंदर कवर होता है कि डिसिप्लिन में जो होता है रूल, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, किसके बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, प्रोविजन ऑफ पेनल्टी होना चाहिए वहां पे, और ये दोनों लेवल पे जुड़ होता है। ये जो सारी चीज है, ये सारी चीज है वो सुपीरियर प्लस में सबऑर्डिनेट दोनों लेवल पे होनी चाहिए, सुपीरियर प्लस में सबऑर्डिनेट। ऐसा नहीं कि सब सुपीरियर पे होगी, सुपीरियर पे होना चाहिए और सबऑर्डिनेट पे होना चाहिए, तभी वहां पे डिसिप्लिन को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हो गया डेड, DAD, D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सेकंड D था डिसिप्लिन। अब हम जा रहे हैं थर्ड पे, यूनिटी ऑफ कमांड, सॉरी फोर्थ पे जा रहे हैं हम, यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो यू से हमारे दो थे, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज की क्लास में हम 5 प्रिंसिपल ही करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में क्या होता है, यहाँ पे रिसीविंग ऑर्डर, रिसीविंग ऑर्डर, आप इस चीज को माइंड में कर लीजिए, रिसीविंग ऑर्डर, कि जब आप ऑर्डर रिसीव करो तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। अब किस टाइप की यूनिटी, तो इसमें लिख रखा है कि ऑर्डर रिसीव फ्रॉम वन बॉस, तो हम इसको लिख रहे हैं ऑर्डर रिसीव फ्रॉम वन बॉस, बॉस को हम सुपीरियर बोलते हैं, एट ए टाइम, मतलब एक पर्सन को एक टाइम के अंदर एक ही बॉस से या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी वो उसको प्रॉपर वे में कर पाएगा। अगर उसको एक बॉस से ज्यादा उसको ऑर्डर मिल गया तो ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, किसका ऑर्डर को पहले फॉलो करना है, मतलब वो प्रेफरेंस नहीं दे पाएगा फिर ऑर्डर को। जैसे मान लो एक पर्सन, उसको सेल डिपार्टमेंट से भी उसको ऑर्डर आ गया और मार्केटिंग से भी ऑर्डर आ गया, तो उसको वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे सेल वाले का पहले फिल करना है या पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फिल करना है, तो इस हिसाब से वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको एक टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस या वन सुपीरियर एंड सेल बी अकाउंटेबल टू पर्टिकुलर सुपीरियर ओनली, ठीक है। और अगर वो इफ ही रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हो यूनिट ऑफ कमांड। इसका हमने एक डायग्राम बनाया, आप उस डायग्राम को देख के समझ सकते हो अच्छे से। ये इसका डायग्राम है यूनिट ऑफ कमांड का।
अब इसमें देखिए ये कौन है, ये बॉस है, इसको हम सुपीरियर भी बोलते हैं, और ये सारी क्या है, ये सबऑर्डिनेट है। तो ये सारी क्या है, सबऑर्डिनेट है। अब इसमें और इसमें दोनों में चेक करिए। अब देखिए इस केस में क्या है, अब ये बॉस है, ये इसको एक बंदे शॉर्ट मिल रहा है, इसको भी एक शॉर्ट मिल रहा है, इसको भी एक शॉर्ट मिल रहा है, इसको भी एक शॉर्ट मिल रहा है। तो ये कौन सा एक राइट वे है ये। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, इस सबऑर्डिनेट को देखिए, बॉस को मत देखिए, आप सबऑर्डिनेट को देखिए। इस बंदे को एक टाइम पे इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे, जो कि एक रॉन्ग वे है। तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, किसके ऑर्डर को प्रेफरेंस करना है, किसका ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी हमें ऑर्डर रिसीव हो, वो चेक कीजिए कि एक ही बॉस से आ रहा हूँ। इस हिसाब से उनको भी ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट को, कि जब भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तो मैं चेक करूँ कि उसके पास पहले से कोई कहीं ऑर्डर तो नहीं है, उस किसी ने कोई काम के लिए तो नहीं बोल रखा, ऑलरेडी बिजी तो नहीं है वो। अगर बिजी है तो फिर वो हमारा काम नहीं कर पाएगा, अगर करेगा जैसे भी तो फिर वो ऐसा आउटपुट नहीं आएगा जैसा हम चाहेंगे उसको। आज का हमारा लास्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कमांड एक ही तो होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है प्लान कैसे करना है आपको, उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन होती है। हम एग्जाम्पल से समझे इसको। पहले इस प्रिंसिपल की मैं मेन बात बताता हूँ। प्रिंसिपल ये बोलता है कि 1 यूनिट 1 प्लान, 1 यूनिट के लिए 1 प्लान, या 1 हेड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मतलब 1 यूनिट के लिए 1 प्लान होना चाहिए। अगर हम अलग अलग प्लान बनाएंगे उसी चीज के लिए तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तैयार करती है, तो हर आइटम का अपना अलग मार्केट होता है, अपना अपना बिजनेस होता है। तो उसको क्या करेगा, वो पहले उसको डिवीजन बना लेगा और फिर डिवीजन के हिसाब से उसकी प्लानिंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो, जैसे मान लो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, तो कॉस्मेटिक के लिए अलग अलग चीज के अलग अलग प्लान बनाएगा, तो फिर उसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 यूनिट 1 प्लान, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें किस चीज का फोकस किया जाता है, ये कहता है कि आप कोई भी काम उसका यूनिट बनाइए, उस यूनिट के लिए जितनी भी डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, वो सभी एक टाइप की होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग होगी, जैसे मान लो कोई फंक्शन होना है, एक पर्सन कहता है कि आप ऐसा काम करिए, वो ऑर्डर नहीं दे रहा हमारे को, वो हमारे को लीड कर रहा है, लेकिन उसका जो प्लान है वो डिफरेंट है। दूसरा बंदा कहता है कि इसको ऐसे प्लान इस हिसाब से तैयार करिए, तो उससे क्या होता है, फिर वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज एक है, इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो किसी को स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें कहीं जाना है, मान लो 3 बंदे निकले घर से, अगर तीनों का प्लान सेम होगा तभी तो होगा, नहीं तो वो क्या होगा, अगर मान लो एक बंदा उसको कोऑर्डिनेट नहीं करा तो वो फिर क्या होगा, वो प्लान गलत करके लिए आएगा। समझ में आ रहा है? अगर फिर भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैसेज करिए, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सिंपल सी एक बात है, जैसे आईबी के कोई ऑपरेशन होते हैं, पुलिस का कोई ऑपरेशन होता है, तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो एक प्लानिंग होती है, वो ऐसे नहीं कि बार बार प्लानिंग चेंज होती है। प्लानिंग चेंज होती है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फिर वो एक बन जाती है। मतलब सभी को पता रहता है कि जो भी हमारी प्लानिंग है वो कैसी है। अगर उसमें प्लानिंग
नहीं है, ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर वो हमारा जिस पर्पज के लिए हम काम कर रहे हैं वो पर्पज हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हमने ये 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू।